बात पटना से ही शुरू करते हैं। बड़ी खबर है, दुखद खबर है। पटना जंक्शन के पास स्थित एक होटल में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं बताए जा रहे हैं। 12 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। दमकल विभाग के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि सिलेंडर फटने से यह भीषण आग लगी। तो पटना से ये खबर इस वक्त आ रही है जहां पे इस वक्त ये खबर आ रही है 6 लोगों की इसमें मौत हुई है और बताया जा रहा है कि 45 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 12 लोग इसमें जख्मी हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आग की घटना हुई थी पटना जंक्शन के बगल में और यहाँ से लोगों को जो है एम्बुलेंस से रेस्क्यू कर करके पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। तो टोटल जो है 20 के करीब लोग वहाँ भर्ती हुए थे। उसमें से 6 लोगों का अभी जो है हमारी सूचना मिली है कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग और सीरियस है, जिनके संबंध में अभी जो सूचना आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। और जो है बाकी लोग जो है उनको सीरियस कंडीशन उनकी नहीं है। और जो कैजुअल्टी 6 हुई है उसमें से 3 जो कैजुअल्टी है वो पुरुष की है और 3 कैजुअल्टी जो है महिलाओं की है। तो कुल मिला के अभी 6 कैजुअल्टी हुई है, उसमें से 3 पुरुष और 3 महिलाएं। क्या पहचान हो पाई? पहचान की जा रही है। अभी हमारी टीम लगी हुई है वहाँ पे। मैं खुद भी अभी जा रहा हूँ वहाँ पे, अभी वहाँ पे मुआयना करने के लिए। अभी प्राइमा फेसी जो लग रहा है इसमें लगता है कि सिलेंडर के फटने से ये हुआ है और ये होटल में हुआ है। ये 6 मंजिला है और अभी तक हमारे अग्निशमन के जितने ऑफिसर्स हैं, कर्मी हैं, ऑलमोस्ट 45 लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू करके नीचे उतारा गया है। 60 अग्निशमन वाहन से ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ था अग्निशमन कार्य के लिए। और जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स है 62 मीटर का और 52 मीटर्स का, उसको भी हम लोगों ने इसमें लगाया हुआ है अग्निशमन कार्य में। और उसी के माध्यम से हम लोग इन लोगों को रेस्क्यू करके इन लोगों को निकाला है। हमारे अग्निशमन के जितने कर्मी हैं और ऑफिसर्स हैं, और जो इंजर्ड हैं उन लोगों को पीएमसीएच में ले जाया गया है। अभी तक 38 लोगों को अभी पहुंचाया गया है वहां पर और कुछ लोग काफ़ी घायल हैं। मेरे सहयोगी मनीष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, ये दुखद खबर ज़रूर है। क्या अभी तक क्या रेस्क्यू का पूरा काम खत्म हो चुका है? अभी क्या हालात हैं और इस पे आगे क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी ये आग पर काबू जो है वो पा लिया गया था दोपहर 1 बजे। करीब 2 घंटे तक करीब 50 से अधिक फायर ब्रिगेड के गाड़ियां थी। उनकी मदद से ये गाड़ियों पे ये आग पे जो पीएमसीएच में भर्ती लोग हैं करीब उनकी संख्या 15 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन 2 को छोड़कर सभी की स्थिति सामान्य है। तो उन्हें देर शाम तक उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जहां तक घटना के कारणों के बारे में बताया जा रहा है, तो जैसा कि फायर ब्रिगेड की जो डीजी शोभा होस्कर हैं, उन्होंने अभी तक इस बात पर आशंका जताई है कि होटल प्रशासन की लापरवाही से सिलेंडर ब्लास्ट के कारण जो है ये पूरा इतनी बड़ी घटना हो गई। और ये जो आग है वो के सभी मंजिलों में जो है 4 मंजिला ये बिल्डिंग है। पटना रेलवे स्टेशन से ये काफी कम दूरी पर 50 मीटर की दूरी पर है ये घटना हुई है। और जो जांच जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, काफी ये घटना दुखद है क्योंकि 6 लोगों की मौत हुई की बॉडी को भी अभी आइडेंटिफाई परिवार वालों के द्वारा। अंकित, मनीष जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। चलिए, आईआईटी जेईई मेंस के सेशन 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। महाराष्ट्र के गजवे नीलकृष्ण ने ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 हासिल की है। महाराष्ट्र के ही संजय मिश्रा ने दूसरी और हरियाणा के अरब भट्ट ने तीसरी रैंक हासिल की है।
चौथे नंबर पर राजस्थान के आदित्य कुमार और 5वें स्थान पर हुंडेकर विदित भी रहे हैं। इस साल कुल मिला के 56 छात्रों ने 100% मार्क्स जो हैं इस पूरे काफी कठिन एग्जाम है इसमें हासिल किए हैं, जिसमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा छात्र तेलंगाना से हैं। तेलंगाना के 15 छात्रों को 100% जो मार्क्स हैं वो मिले हैं। जेईई मेंस में एक बार फिर से कोटा की जो कोचिंग का दबदबा है वो देखने को मिल रहा है। इसी वजह से अभी भी वहां पर काफी लोग तैयारी करने जाते हैं। टॉप 5 में से 3 स्टूडेंट कोटा कोचिंग जो सेंटर है वहां से है। तो इस बार का जो रिजल्ट है उसकी क्या खास बातें हैं, क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, जरा वो भी आपको बताते हैं। आईआईटी जेईई मेंस का जो रिजल्ट है उसमें अप्रैल में आयोजित सेशन 2 के नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं। JEEmains.NTA जो है, जो वेबसाइट है .acc.in, उस पर आप इसको देख सकते हैं। 56 छात्रों को रिकॉर्ड 100% नंबर जो है वो मिले हैं। 100% पाने वाले में से 2 लड़कियां हैं। तेलंगाना के 15 छात्रों को पूरे यानी कि 100% नंबर मिले हैं। दिल्ली के 6 छात्रों को 100% नंबर मिले हैं। जनरल कट ऑफ जो है वो 93.23%। ओबीसी का कट ऑफ 6% और बड़ा है। 12 लाख से अधिक छात्रों ने यह परीक्षा दी थी। तो काफ़ी कठिन एग्ज़ाम है और उसके बाद जब एक बार लोग इसे पास कर लेते हैं तो काफ़ी राहत की सांस लेते हैं। बड़ी बड़ी उनके लिए बधाई भी होती है। लेकिन किस तरीके से इसमें सफल होते हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं? जो और छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके माता पिता तैयारी जो इस वक्त उनके बच्चे कर रहे हैं, वो क्या सीख सकते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए आदित्य कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य कुमार की 4थी रैंक आई है आईआईटी जेईई में। आदित्य कोटा से हैं। आदित्य, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जब ये रिजल्ट आया तो जितने सालों की आपकी मेहनत थी, कैसा आपको लगा जब 4th रैंक आपकी डिक्लेयर की गई? मतलब काफ़ी खुशी का फीलिंग था। तो सब पेरेंट्स तो थे ही, सब मतलब मम्मी तो है ही, फिर पापा, फिर चाचू, बाकी अपने रिलेटिव्स के कॉल्स और दोस्तों से बात कर रहे थे। मतलब फीलिंग काफ़ी अच्छी। आदित्य, कब आपने सोचा था कि आपको इंजीनियर बनना है या आईआईटी जेईई का आपको एग्जाम देना है? कौन सी क्लास में आपने अपना ये मन बनाया और तैयारी इसके लिए शुरू की थी? मैं कह सकता हूँ ये डिसीजन मैंने 9th के मिड पे कंफर्म कर दिया था कि मैं जेईई को परस्यू करूँगा। और तभी से आपने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी? नहीं, 9th में तो तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। मतलब बेसिकली मैं कह सकता हूँ मेरी तैयारी 10th के एंड से स्टार्ट हुई। बहुत कठिन एग्जाम होता है, लाखों बच्चे इसके लिए अपेयर होते हैं। तो आप ऐसी क्या कुछ बातें अगर बताना चाहें जो आने वाले टाइम में बच्चे जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी उससे सीख मिल पाए, थोड़ा वो समझ पाए, किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते थे, कैसे आप अपना स्ट्रेस जो है वो मैनेज करते थे? तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भले ही लास्ट के कुछ महीने में बस लगे कि हाँ कुछ महीने हैं, जैसे अभी है, जैसे मेंस जस्ट के एडवांस आ रहा है, लेकिन ये बहुत सबसे पहले समझना जरूरी है कि एक रेस नहीं है, मतलब एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो आपको इस पूरे प्रोसेस में हमेशा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। जब आप जेईई का टारगेट लेते हैं तो उसमें कंसिस्टेंटली उस पर एफर्ट डालना, अपने हर क्लास में ध्यान देना, सब्जेक्ट की इंट्रिकेसीज को समझना, अपने डाउट्स क्लैरिफाई करवाना, ये सारे पे तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक जो प्रॉब्लम ऑफन स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है कि कॉन्फिडेंस हार जाते हैं। अब बीच में अगर आप किसी भी टास्क को बीच में छोड़ते हैं तो पहली बार ऐसा होना नहीं चाहिए। बट वही कॉन्फिडेंस हारने की वजह से इफेक्टिवली कुछ लोग गिव अप ही कर देते हैं एक पॉइंट के बाद। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब इसके लिए कांस्टेंट मोटिवेशन का सोर्स आप बहुत सारे जगह से डिराइव कर सकते हैं। जैसे एक तो खुद का इंटरनल ड्राइव होता है परफॉर्मेंस का, कि आप अचीव कुछ, आपने कुछ गोल लिया था, आप उसे अचीव करना चाहते हैं तो आप उस पर काम करेंगे। इसके अलावा कभी कभार अप्स एंड डाउन आते हैं, कुछ टेस्ट टफ आते हैं, कहीं पे मार्क्स गिरते हैं, कहीं पे रैंक गिरते हैं, ऊपर नीचे तो होते ही रहते। लेकिन इससे हमें बस इतनी सी सीख लेनी चाहिए कि ये हमें ये दिखाता है कि हम कहाँ पे चूक रहे हैं और अभी हमें और कितना पढ़ने के लिए बचा है और कितना जानने के लिए बचा है, हम और कहाँ कहाँ अपने
विचार और थॉट प्रोसेस को सुधार सके। तो यहाँ से जी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव मैसेज, बस इसको अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को और ड्राइव करने के लिए इसको लेने से। आदित्य, क्योंकि हमने देखा अक्सर पेरेंट्स का भी बड़ा दबाव होता है कि तुमको ये करना ही करना है, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी रहा? और अगर जो आपने बताया कि एक कांस्टेंट मोटिवेशन और ड्राइव चाहिए होती है, तो पढ़ाई के अलावा भी आप ऐसी क्या चीज़ें करते थे जिससे कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स आप कर पाएं, मोटिवेशन आपकी बनी रहे? तो मतलब दबाव वाले पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मेरे पर उस तरह का दबाव कभी नहीं रहा। मतलब मम्मी और पापा हमेशा, इवन चाचू भी मेरे, वो भी क्लोज, तो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। मतलब मेरे डिसीजंस को समझते हैं। मतलब मैं अगर उनसे बात करना चाहता हूँ तो वो पहले मेरी बात सुनते हैं, मुझे अपनी बात रखने देते हैं। फिर उसके जी। बाद जो उनको बोलना होता है, वो जो जो गाइडेंस है, जो एडवाइस देनी होती है, वो देते हैं। इसके अलावा इन जनरल मोटिवेशन मतलब मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो ऐसा होता नहीं कि मतलब आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है कि आप बस दिन भर पढ़ते ही रह जाएं और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होते जाएगा। तो आपको नेचुरल है, मतलब एक सर्टेन लेवल के बाद दिमाग फटीग फील करता है, तो ब्रेक्स चाहिए होते हैं, रिक्रिएशन चाहिए होता है। तो रिक्रिएशन के लिए अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं जनरली नीचे जाके अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल लेता था। और अगर दोस्त अवेलेबल नहीं है तो ऐसे ही सीढ़ियों से ऊपर नीचे भाग दौड़ लेता था। और फिर रात में कभी कभार वॉक पे जाता था। तो मतलब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, तो वही कॉन्स्टेलेशंस को समझना और उनको देखना। इसके जी। अलावा फिर ड्राइंग बनाना या गाने सुन लेना, इस तरह की चीज़ें करता था अपने दिमाग को मतलब पढ़ाई से दूर करने के लिए। यानी कि अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी आपके लिए ज़रूरी है, दोस्तों से मिलना जुलना भी ज़रूरी है, ये नहीं कि आप पूरे टाइम एक कमरे में बंद रहें। आदित्य, आपने कभी सोचा था, मतलब कभी जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने कोई एक एम लेके चले थे कि 4th रैंक की आएगी या टॉप 5 में आऊंगा या टॉप 10 में आऊंगा, या बस तैयारी कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे? दूसरा वाला मतलब मैं कभी रैंक को लेके नहीं पढ़ता दिमाग में, क्योंकि अगर रैंक मतलब ये मैंने देखा है जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था, तो चाहे अंदर के मतलब इंटरनल टेस्ट हो, उसमें भी अगर आप, मेरे साथ एटलीस्ट ऐसा होता है कि अगर मैं कोई प्री डिटरमिन्ड रैंक सेट कर लूँ कि मुझे इतना तो परफॉर्म करना ही है, तो वो एक एक्सटर्नल प्रेशर की तरह बन जाता है। और मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस तभी निकलता है जब मैं स्ट्रेस फ्री एग्जाम दूं। तो मैंने कभी भी मतलब रैंक को सोच के पढ़ाई नहीं की थी। मेन एम तो अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म करना। रैंक तो बस उस प्रोसेस का एक पार्ट है। मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगा, आपने सोच लिया है आप कौन सी स्ट्रीम में जाएंगे इंजीनियरिंग में? आगे का आपके क्या प्लान्स हैं? हाँ, तो मतलब पहला तो अभी प्राइमरी गोल तो जेई एडवांस्ड ही है। तो जेई एडवांस में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अब टॉप 50 एआर में आऊँ, और उसके बेसिस पे फिर आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम लूँ। मेन टारगेट है। उसके बाद फिर मतलब लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूँ तो मतलब अभी के लिए मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोफिजिक्स में ज़्यादा है। तो तब मैंने कुछ अपने सीनियर से भी बात की है, तो वो कंप्यूटर साइंस के थ्रू एस्ट्रोफिजिक्स परस्यू कर भी रहे हैं। तो बस वही। आदित्य, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ी शांति से, बड़े काम नेचर से और सरलता से आपने अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बताया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ज़रूर कुछ टिप्स जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर ले पाएंगे। और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विदर्भ के ही एक किसान के बेटे नीलकृष्ण गजरे ने पहला रैंक हासिल किया है। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी ने, आपको सुनवाते हैं। हम इस वक्त नीलकृष्ण गजरे के साथ हैं, जो जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 है। बहुत बहुत बधाइयाँ नीलकृष्ण आपको। हमें बताइए कैसे आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, जरा बताएं। मैं बेलखेड़ नाम के एक छोटे से गांव से हूँ, वाशिम डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। और मेरे पिताजी फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, पिताजी किसानी करते हैं। यस। अच्छा, और परिवार में कितने आप, भाई बहन कितने? मेरे को एक छोटी बहन है जो अभी क्लास 11th में है। अच्छा, ये 10th में कैसा था आपका और अभी 12th में कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस? 10th में मुझे 97% थे, और अभी 12th के बोर्ड्स का रिजल्ट आने का है, वो भी अच्छा ही गया है। आज कब पता चला आपको कि आपने रैंक 1 हासिल किया है सारे देश में, और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब तरफ खुशी का माहौल है। कल रात को रिजल्ट आया था, मतलब कल रात को ही पता चला। बहुत अच्छा लग रहा है। रात को नींद आई फिर?
नहीं, आपने उम्मीद की थी नीलकृष्ण की आपके साथ ऐसा होगा, आप रैंक बनाएंगे? उम्मीद मतलब प्रिपरेशन के हिसाब से तो रैंक अच्छी आएगी ये लग रहा था, लेकिन 1 इज थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने कैसे प्रिपरेशन की, कौन सा कोचिंग लगा, क्या कुछ जरा बताएं डिटेल्स में? क्लास 11th में मैंने एलन करियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। 2 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट हूँ मैं एलन का। अच्छा, एंड काफी अच्छी फैकल्टीज और गाइडलाइंस मिले मुझे यहाँ पर। और आपने प्रिपरेशन कैसे किया, जरा हमारे जो देख रहे हैं, देखने वाले, उनको पता चले। क्लासेस के अलावा मिनिमम 7 आवर्स का सेल्फ स्टडी करता था मैं, और सुबह जल्दी उठकर शाम को जल्दी सोने की आदत रखता था, और डेली जो मिलता है काम उसको उसी दिन खत्म करने की आदत रखता था। यहाँ पर नागपुर में कहाँ रहते हैं आप, कैसे आपका दिनचर्या कैसे रहती है? दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू होती है और 7 बजे से फिर मैं अपना स्टडी चालू कर देता हूँ। 7 बजे से फिर क्लासेस और जो भी है, उसके बाद 8 साढ़े 8 तक वो सब चलता है और 10 बजे मैं सो जाता हूँ। नीलकृष्ण, आप मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट कितना इस्तेमाल करते हैं, क्या कहेंगे? सोशल मीडिया से तो मैं काफ़ी दूर हूँ और मोबाइल का यूसेज भी काफ़ी कम करता हूँ। बस थोड़ी सी कभी कभी मूवीज़ देखने की आदत है, लेकिन वो बहुत कम बार। मोबाइल तो वैसे डेली यूज़ में बहुत कम है। अच्छा, तो ये कितने सालों से ऐसा चल रहा है कि सोशल मीडिया से दूर है? मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट की पहले दिन से ही दूर हूँ इससे। अच्छा, अब आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मेरा अभी जेई एडवांस टारगेट है, उसमें मुझे आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में अपनी सीट पक्की करनी है और आगे जाके एक अच्छा इंजीनियर बनना है। कौन से स्ट्रीम में? कंप्यूटर साइंस। तो नीलकृष्ण कहते हैं कि उन्हें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है, आगे अभी एडवांस की प्रिपरेशन करना है। हमारी तरफ से बहुत बहुत उनको बधाइयाँ। नागपुर से संजय तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा इस वक्त इटावा में कर रहे हैं और सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। जय श्री राम। ये योगी आदित्यनाथ की रैली इस वक्त इटावा में ख़त्म हुई है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कई राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, चुनावी सभाएं करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश के मुरैना में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर फिर से जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी के लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं, जबकि कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। कांग्रेस की चली तो यहां मध्य प्रदेश में जो हमारे कुशवाहा भाई बहन हैं, गुर्जर भाई बहन है, यादव भाई बहन है, गडरिया भाई बहन है, धाकड़ प्रजापति समाज हो, ऐसे सब समाज को जो आरक्षण मिलता है, कांग्रेस इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। तब 2014 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाना पड़े तो कानून भी बनाएंगे। तो 2014 में ओबीसी समाज जग गया, दलित समाज जग गया, आदिवासी समाज जग गया और उन्होंने तय किया कि ये लोग तो अगर ये करेंगे तो हमारी तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, हमारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। और उसके बाद इस समाजों ने एक होकर के
कांग्रेस के सपनों को मिट्टी में मिला दिया, उनको सत्ता से बाहर कर दिया। आगरा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्रचार जारी रखा और उसमें कांग्रेस में एक बार फिर से हमला बोला और कहा कि पाप करने से पहले उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गठबंधन वालों, ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और कान खोलकर सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से अपना पर्चा आज भरा और वहां पर उम्मीदवार बदल के समाजवादी पार्टी ने अब अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। इससे पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया था। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से ठीक पहले भतीजे तेज प्रताप यादव का टिकट काटकर अखिलेश यादव स्वयं चुनावी मैदान में उतर गए। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार और इस वक्त के सांसद सुब्रत पाठक ने भी आज इस सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। जो लोकसभा के स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? जो लोगों से इन्होंने चंदा वसूला के नाम पर वसूली की है, क्या उससे महंगाई नहीं है? और बेरोजगारी का जवाब क्या है? ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बताओ बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी? पेपर लीक हो रहा। दिक्कत ये किसकी बढ़ी है तो अखिलेश जी जानते होंगे। अखिलेश जी 2022 का चुनाव था तो उनको विधानसभा लड़ना पड़ा तो करहल से लड़े थे। क्यों लड़े थे करहल से? तो कि उनके मुफीद थी, उनके लोग थे, उनकी यहाँ उनको भावना में बहकर। और चूंकि देखो अब समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व ही बचाना। अच्छा कौन डिम्पल जी हार चुकी हैं, अब कौन बचा? आपको उसके नीचे तो आ नहीं सकता, आएगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। देख ही लिया उन्होंने तेज प्रताप को घोषित किया तो उनके कार्यकर्ता किस प्रकार से बता दिया वो सब। अच्छा होता भी है, अगर वो लड़ते तो 80-90% समाजवादी पार्टी मेरे साथ खड़ी हो जाती, इनके कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हो जाती। बसते नहीं लगते इनके 80-90% बूथों पर। जब मामला बराबरी का ना हो और मुकाबला रोचक ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए अखिलेश जी जब आए तो स्वाभाविक है रोचक हुआ। अब कन्नौज की लड़ाई और को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर। देखिए मुकाबला तो निश्चित तौर पे बहुत रोचक हो गया। रोचक इसलिए क्योंकि जिस सीट से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते, जिस सीट से अखिलेश यादव ने चुनावी राजनीति की शुरुआत की और जिस सीट से डिम्पल यादव निर्विरोध निर्वाचित हुई, उस सीट के 2019 में हार मिली थी। लेकिन इस बार खुद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है और इसकी वजह से ज़रा एक्साइटमेंट देखिए। ये समाजवादी पार्टी के कन्नौज का दफ्तर है और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। कई बड़े नेता भी यहाँ मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव यहाँ से थोड़ी दूर पर कलेक्ट्रेट में नामांकन करके अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो जाहिर है कि बड़े नेताओं का भी आना जाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 2019 में समाजवादी पार्टी का गढ़ ढहाने का एक मौका मिला था, अखिलेश यादव अपना गढ़ एक तरह से बचाने के लिए खुद मैदान में है। 2024 का चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ लड़ रही है, यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने की बात कर रही है, ऐसे में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिले, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने इस बार खुद चुनाव लड़ने का एक ऐलान किया। आज वो पहुंचे, नामांकन किया और आज उनके परिवार में रामगोपाल यादव यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जो पार्टी के नेता, जैसा मैंने तस्वीरें आपको दिखाई हैं। तो जाहिर है कि बड़े नेता के चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं में न सिर्फ इस सीट पर एक्साइटमेंट होगा बल्कि
जो आसपास की सीटें हैं या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो लोकसभा चुनाव में अभी 6 चरण बचे हैं उसमें कार्यकर्ताओं का एक्साइटमेंट अपने चरम पर दिखाई देगा। आप यहाँ लखनऊ से चली आए, किस तरह का एक्साइटमेंट कार्यकर्ताओं में दिखा? देखिए, हम लोग बहुत खुश हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कन्नौज से उनका पुराना लगाव रहा है और लगातार कन्नौज के लिए हम लोग काम भी करते रहे हैं। तो बहुत खुशी का अवसर है कि अखिलेश यादव जी चुनाव मैदान में हैं और कन्नौज की जनता यही चाहती थी और वही होने जा रहा है। भारी ऐतिहासिक बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी सांसद बनने जा रहे हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश है कन्नौज से चुनाव लड़के, क्योंकि अखिलेश जी तो विधायक बन गए थे, यूपी की राजनीति कर रहे थे, फिर केंद्र में आने की? कन्नौज समाजवादियों का गढ़ रहा है और कन्नौज की जो समाजवादियों की विरासत है वो बहुत पुरानी विरासत है। तो हम लोग फिर समाजवादी पार्टी का झंडा अपने गढ़ में गाड़ने जा रहे हैं और एक बड़ी संख्या में जो हुजूम है, आप देखिए जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो चाहते थे कि अखिलेश यादव जी यहाँ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और अखिलेश यादव जी चूंकि पूरे देश का प्रमुख चेहरा है तो जाहिर सी बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी का जो सम्मान है, कन्नौज का भी सम्मान बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। तो देखिए, ये कार्यकर्ता हैं, ये तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं लगातार सुबह से इसी तरह का एक एक्साइटमेंट है। तो ये एक्साइटमेंट इसलिए हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि यही एक्साइटमेंट लोगों के बीच जाता है, गलियों में जाता है, वोटर्स को इस गर्मी में घर से निकालने का काम करेगा और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव मैदान में उतर के बीजेपी की दिक्कत बढ़ाने का काम तो जरूर कर चुके हैं। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यालय जाकर पार्टी के सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने मंच पर पार्टी का पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। आपको याद दिला दें, मनीष कश्यप वही यूट्यूबर हैं जिनको तमिलनाडु में गलत वीडियो बनाने में अफवाह फैलाने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषणों पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। दोनों पार्टियों से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अपने प्रत्याशियों के कामों के लिए राजनीतिक दलों को ही पहली जिम्मेदारी उठानी चाहिए, खासतौर पर स्टार कैंपेनर से मामले में, क्योंकि ऊंचे पर्दों पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर ज्यादा गंभीर होता है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में से राहुल गांधी की शिकायत करते हुए कहा था कि वो देश में गरीबी बढ़ाने का झूठा दावा कर रहे हैं, साथ ही देश को भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण में बांट रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान की शिकायत की थी। मेरे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, ये चुनाव आयोग के लिए कहा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला होगा। दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, दोनों के ऊपर आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग किस तरीके से इस पर क्या एक्शन लेता है, ये उसकी निष्पक्षता के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। जी अंकित, ज़रूर, क्योंकि दोनों ही जो पार्टियों के नेता सब सर्वोच्च नेता हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के खिलाफ शिकायत की थी। अब चुनाव आयोग ने दोनों शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस भेजा है और इस नोटिस पर उन्हें 29 तक जवाब देना है। इसमें बात करें राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के 2 बयानों का जिक्र बीजेपी ने अपनी शिकायत में किया है। एक बयान केरल में दिया गया है, दूसरा बयान कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में दिया गया है। दोनों ही भाषणों में राहुल गांधी ने जो जिक्र किया था कि बीजेपी का यह आरोप है कि राहुल गांधी भाषा और संस्कृति के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी भी शिकायत की गई थी। दरअसल बीजेपी ने ये कहा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो ऐसी भाषा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो SC/ST के साथ ये मौजूदा सरकार भेदभाव कर रही है। बीजेपी ने कहा कि खड़गे साहब को राम मंदिर के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि मुझे SC/ST होने के कारण राम मंदिर में बुलावा नहीं दिया गया था। तो ये जो बीजेपी है उन्होंने शिकायत की थी कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस ने जो बीजेपी के खिलाफ की थी, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण जो बांसवाड़ा में उन्होंने भाषण दिया था उसके खिलाफ शिकायत की थी। बांसवाड़ा के भाषण के अलावा कांग्रेस ने कुल 5 अन्य भाषणों का भी जिक्र किया है प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो दोनों ही पार्टियों ने चुनाव आयोग को दाखिल किया था। अब चुनाव आयोग ने दोनों का संज्ञान लेते हुए दोनों ही पार्टियों का है कि वो 29 तक इसका जवाब दे। साथ ही अध्यक्षों से कहा गया कि वो इस तरीके से जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनकी भाषा पर आगे चल के लगाम लगाएं, उनको संयमित करें कि ताकि वो MCC का उल्लंघन ना करें।
सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में लोगों के खिलाफ जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में पहला मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के मुताबिक ये मामला जमीन हड़पने का है, जहां पीड़ित परिवार की महिलाओं को कथित रूप से यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। सीबीआई ने 5 आरोपियों और पीड़ितों के पहचान अब तक उजागर नहीं की है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने को कहा था। वहीं अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने बिहार में पश्चिमी चंपारण से 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जिन्हें हिरासत में लिया गया है वो सभी इस मामले में गिरफ्तार दोनों मुख्य आरोपियों के रिश्तेदार और दोस्त हैं। इससे पहले कल दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई में दोनों आरोपियों से करीब 3 घंटे पूछताछ की थी। आज दोनों आरोपियों विक्की गुप्ता और सागर पाल की रिमांड खत्म हो गई। दोनों के आज अदालत में उन्हें पेश किया गया।